Good morning student, 12th class. We now start new chapter capacitor and this is the last chapter of our electrostatics. So now we start it from the property of conductor. यानी कि हम इसको स्टार्ट जो करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे. तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एक बार फिर से रिपीट हो रही है, बहुत अच्छे से आपको इनको ध्यान रखना है. एग्जाम में आता है, विद प्रूव आता है, तो ये आपको फिर से ध्यान रखने की व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. तो फर्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर. तो फर्स्ट वी शो दैट इनसाइड ए कंडक्टर, जो कंडक्टर का अंदर वाला हिस्सा होता है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम आउट इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा. अब कैसे रहेगा? तो हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. तो डायग्राम के लिए हमने क्या काम किया? हमने एक कंडक्टर बनाया. दिस इज द कंडक्टर. ठीक है, ये हमारा कंडक्टर होगा. और मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कंडक्टर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन. मैंने क्या काम किया? एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी. ये एक्सटर्नल फील्ड बाहर से लगा दी, ई नोट. ई नोट इज एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई. तो जो एक्सटर्नल फील्ड है कि चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होता है. इसका मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगा है, पॉजिटिव, और ये दिस इज नेगेटिव. अब देखिए ये फ्री क्या है? कंडक्टर, और कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दीज पॉजिटिव चार्ज. तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज. सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर देयर. इलेक्ट्रॉनों को मूव करके तो एक तरफ दूसरी साइड में आपके पास क्या बच गया? आपके पास पॉजिटिव चार्ज बच गया. अब देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव. और दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम EI से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैंने एक बार बार रिपीट किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और किसी की हेल्प से आ जाए, तो उसके लिए हमेशा वर्ड इंड्यूस लगता है. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में रिमूव कर दूं, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. नाउ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. किसके इफेक्ट से? बाहर वाली. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर किसी और की वजह से उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाए, तो उसके लिए हम इंड्यूस बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस चार्ज. ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको बोलेंगे. तो हमारे पास EI प्रोड्यूस हो. अब क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है. तो इसका मतलब क्या हो गया? E नोट माइनस EI इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E नोट माइनस EI इनसाइड कंडक्टर. पर मैंने बार बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने पॉजिटिव चार्ज, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे, उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएंगे. इसका मतलब इस वाले हिस्से के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से अप्लाई किया है. और दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कम आउट टू बी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. तो आप एक डायग्राम की हेल्प से इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे. इसका सेकंड प्रॉपर्टी आती है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है? इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर
इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर Q इज 0, चार्ज भी क्या होगा 0। अब इसको एक्सप्लेन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हमने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा गॉस थ्योरम के हिसाब से E इंटू डी एस बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इनसाइड द कंडक्टर E इज 0, तो द वैल्यू ऑफ E इज 0, देन क्या इज आल्सो इक्वल टू, तो क्या होगी, क्या हो जाएगा इसके अंदर 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम थर्ड आते हैं। थर्ड क्या आता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दी, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर, नियर द कंडक्टर always perpendicular to its। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के जो क्लोज होगा तो कैसा होगा, वहां पर परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर होगा कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उसकी बात नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक करंट की, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वंस ए चार्ज इज अरेंज, अगर एक बार किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज अरेंज हो जाता है, ठीक है, अपने ऑर्डर के अंदर किसी भी तरीके से एक बार चार्ज अरेंज हो जाता है, ठीक है, तो द मोशन ऑफ द चार्ज इज स्टॉप, यानी कि चार्ज मूव करना बंद कर देता है। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जैसे हमने पॉजिटिव यहां लगाया तो इलेक्ट्रॉन एक बार मूव करके आ गया, ठीक है, मूव करके आ गया तो अरेंज हो गया, अब वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, वो सरफेस पे आके रुक गया। एक बार जैसे हमने ये नॉन मेटल लिया, ये नॉन मेटल लिया और हमने चार्ज बोर्ड इसके क्लोज लिया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक बार इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि वो अरेंज होंगे। एक बार अरेंज होने के बाद उनका मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग इट्स टेंजेंट ऑलवेज टू 0, और टेंजेंट होगी इसका मतलब वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो जाएगा। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो गया, यानी कि E cos थीटा, क्योंकि पैरेलल वाला जिसके साथ एंगल बनेगा कौन सा कहलाएगा, cos थीटा, और किसका वेक्टर निकालना, किसका कंपोनेंट लेना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E cos थीटा किसके इक्वल हो गया, 0। अब ऑन द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पर ऑन द सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इनसाइड यानी अंदर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा इज 0, cos थीटा क्या हो गया, 0, cos थीटा 0 हो गया, तो cos थीटा कब 0 होगा, when थीटा इज, cos थीटा क्या हो गया, यानी कि 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, हमारे पास कौन सा थीटा 0 कब होगा, जब ये कैसा हो, 90, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, कौन सा बच गया, परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर बच गया, तो थीटा हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी को लर्न क्या करना है, वर्ड क्या स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वंस द चार्ज इज रीअरेंज, अगर एक बार चार्ज अरेंज हो जाता है तो उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 होती है, देयर इज नो मोशन, द फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टॉप एंड द टेंजेंट अलोंग इट्स द सरफेस कंपोनेंट इज 0। सो E cos थीटा इज 0, E cos थीटा क्या होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा नहीं, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इनसाइड होता है, इसका मतलब cos थीटा 0, जब थीटा कब 0 होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, वहां पर परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, 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 ये पोटेंशियल हो गया इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। आज हमने जूम क्लास ली थी, तो जूम क्लास के अंदर मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमने अभी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कैसा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ रखा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो E is 0 dV/dr, ठीक है। और किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 आता है, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जब 0 आता है जब वो चीज कांस्टेंट हो। इसका मतलब हमने किसका डिफरेंशिएशन कर रखा है, V का, और V का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आया, क्योंकि V इज अ कांस्टेंट, सो V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई भी पोटेंशियल है कंडक्टर के अंदर कैसा होता है, कांस्टेंट। अब हम इसके बाद फोर्थ के बाद हम फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है, हमें क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन ए कंडक्टर may be zero, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है ना, मे बी 0, तो ये हमने मे बी 0 लिखा। अब देखिए कैसी सिचुएशन है, मैंने ये बॉडी दी, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज गिवन कर दिया, जब मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ये अपने होल सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो यहाँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम हुई, डिफरेंट हुई। अगर मैं इंडक्शन मेथड लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लगाया इंडक्शन मेथड, ये लगाया, ये इंडक्शन मेथड लगा के कि मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो आप क्या देखोगे, इस सरफेस, ये जो सरफेस है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो हो गए ना डिफरेंट, एक ही सरफेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कब आ सकता है, ये तब आता है या तो कैसा हो, एक तरफ पॉजिटिव आई एक तरफ नेगेटिव आई, या सरफेस चार्ज डेंसिटी तब भी डिफरेंस हो सकती है जब भी कोई कंडक्टर हो और वो कर्व पे हो, ऐसे कर्व, तो यहाँ पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पर चार्ज क्लोज आ जाएगा, ठीक है, कर्व पे, ठीक है, जहां पर स्फेरिकल हो, कर्व हो, वहां पर चार्ज क्लोज आ जाता है, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, सेम होती है फॉर ऑल सरफेसेस। उसके बाद हम लास्ट इसके अंदर प्रूव करेंगे नियर द कंडक्टर, ठीक है, नियर द कंडक्टर, 6 प्रॉपर्टी आ गई, नियर द कंडक्टर, जो कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम नियर द कंडक्टर, तो मैंने क्या बनाया, एक कंडक्टर बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, या इस शेप का बना दीजिए, ऐसे बुक में इस तरह का शेप का बना हुआ कंडक्टर। इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज मौजूद है, तो इसके सरफेस पे चार्ज मौजूद है, मान लीजिए +Q चार्ज यहाँ मौजूद है सरफेस पे, तो यहाँ वाला एक रीजन कंसिडर कर लेते, ये मैंने एक रीजन कंसिडर कर लिया, एक रीजन बना, जब एक रीजन बनाऊंगा तो उसके ऊपर क्या बनेगा, एक यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर,
और अभी क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, किसी भी सरफेस के नजदीक परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बोस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, तो अप्लाई द बोस थ्योरम, E डॉट ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट हटा देंगे कोस थीटा, थीटा ई और यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, थीटा कितना हो गया 0, देन E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, सभी सरफेस को कनेक्ट करते हैं, हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया ये वाला, ठीक है, छोटा सरफेस कंसीडर किया, तो हम क्या काम करेंगे, सभी सरफेस को ऐड कर देंगे, तो सारा सरफेस ऐड करेंगे, s आ जाएगा E इंटू एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। s को हम यहाँ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट क्यू एस बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज बाई सरफेस, चार्ज बाई सरफेस इज कॉल्ड सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो दिस इज कम आउट टू बी सिग्मा एंड कम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको लर्न रखना है, ध्यान रखना है और एक्सप्लेन आपको इसको करना है, क्योंकि सीबीएसई एक्सप्लेनेशन ले लेती है एक दो प्रॉपर्टीज के। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कई बार क्वेश्चन पेपर में इससे आ जाता है और पूछा जाता है कि आप है ना एक कार के अंदर बैठे हुए और एक आदमी बाहर पेड़ के नीचे खड़ा है और तूफान आ जाता है बहुत जोर से, तो बताइए कौन सेफ है, तो उसके अंदर सेफ कौन होगा, कार वाला सेफ होगा। ठीक है, तो कैसे सेफ होगा वही एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि कंडक्टर क्या काम करता है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, कंडक्टर का वो रीजन जो हमें एक्सटर्नल चार्ज से बचाता है, दैट इज नोन एज शील्ड द एक्सटर्नल चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हो गया, द एरिया या द रीजन इन ए कंडक्टर विच रेजिस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल चार्ज, जो एक्सटर्नल चार्ज है हमें रेजिस्ट करवाता है, बचाता है। अब कौन है वो भाई, कंडक्टर के अंदर कौन होगा, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर का अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाले हिस्से में क्या हो, कितना होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, तो इनसाइड द जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, चार्ज 0, क्योंकि जितना भी चार्ज अगर कंडक्टर पे डाला जाएगा वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो इसी तरीके से जो एक कार है वो इस तरीके से क्लोज होगी, तो जो भी चार्ज आएगा वो इस कार के ऐसे चारों तरफ आ जाएगा। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जो आदमी कोई बैठा हुआ है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, और फिर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टायर कैसे होते हैं उसके, गाड़ी के मेटेलिक, अब टायर्स कैसे बनने लगे, मेटेलिक, यानी कि टायर के अंदर कुछ मेटल पार्ट डाला जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज गाड़ी किससे कनेक्ट होगी, अर्थ से, ठीक है, अर्थिंग हो गई क्योंकि अर्थ से कनेक्ट होगी, और टायर किससे कनेक्ट है, अर्थ से। जो भी जितना पॉजिटिव या कोई भी चार्ज आएगा या तो अर्थ में चला जाएगा या अर्थ उसको न्यूट्रल कर देगी, तो अंदर बैठा हुआ आदमी क्या रहता है, सेफ होता है, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, कितनी कैपेसिटी है कोई कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर। ठीक है,
तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इन इट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक चार्ज स्टोर होता जाएगा, और जब किसी भी दो पॉइंट या दो एंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज स्टोर करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो V को हम क्या लिख सकते हैं? V को लिख देंगे कांस्टेंट टर्म लेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो क्या इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं CV। क्या इज इक्वल टू CV। C क्या कहलाएगा? C इज द कोफिशिएंट एंड नोन एज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। इसी को हम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस। क्या इज इक्वल टू C। अब हमें C की यूनिट निकालनी। C इज इक्वल टू Q बाई V। चार्ज की यूनिट कूलम, दिस इज कूलम और ये वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, एंड इट इज नोन एज फैराड। इसको हम क्या कहेंगे? फैराड कहेंगे। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ये सेकंड यूनिट आ गई है, पेपर में बहुत ज्यादा बात पूछी जा रही है। फर्स्ट कौन सी थी? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर कूलम। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ सेकंड यूनिट जो सीबीएसई बार बार पूछ रही है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर की यूनिट बताइए, और वो क्या है? फैराड। अब फैराड को हमें डिफाइन करना है, तो मैंने कहा जब भी हम डिफाइन करेंगे तो इसको 1 कूलम लिख देंगे, इसको 1 वोल्ट लिख देंगे। तो द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर said to be 1 फैराड। एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? 1 फैराड होगी। वह इट स्टोर 1 कूलम चार्ज। अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होना चाहिए, और कितना चार्ज स्टोर करना चाहिए उसके अंदर? 1 कूलम चार्ज स्टोर करना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी कैपेसिटी को, उसको 1 फैराड बोलेंगे। ठीक है, ये हमें इसके अंदर ध्यान। अब हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस के बाद हम इसके अंदर निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और कैसे होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो हमने क्या काम किया? एक ऑब्जेक्ट ले, कैसी है? स्फेरिकल। इसका डिस्टेंस कितना है? चार्ज कितना है इसके अंदर? Q। पोटेंशियल कितना होगा? अगर डिस्टेंस गिवन है तो पोटेंशियल हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। दिस इज द पोटेंशियल। According to definition of capacity, C is equal to Q by V. Q by V. Put the value of V here. So C is equal to Q by Q into 4 pi epsilon R. Q से Q cancel, तो C is equal to 4 pi epsilon into R. This is the capacity of capacitor. So C is directly proportional to R. C is directly proportional to R. यानी कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, जितना उसका रेडियस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। तो हम इसमें निकाल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो यहां पर लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ के अंदर क्या काम करना है? हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस कितना होता है? 6.4 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये इसका क्या है? अर्थ का रेडियस। अब हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है 9 × 10⁹ इसकी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹ C is equal to 9 × 10⁹ into 6.4 × 10⁶ फैराड। ये
अब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 711 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोफैराड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो काफी बार पूछ लेते हैं, तो आपको रेडियस मान रखना है और इस हिसाब से हम कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।